अगर आप सोशल मीडिया खासकर रील्स देखते हैं तो शायद आपने इस लड़की को ट्रम्पेट बजाते हुए देखा होगा। वो कूल दिखती है, कॉन्फिडेंट है और ट्रम्पेट भी बहुत अच्छा बजाती है। और ट्रम्पेट बजाना आसान भी नहीं है, उसके परफॉर्मेंस का एक अलग ही स्वैग है और पूरे गाने में लोग उसी के परफॉर्मेंस का इंतज़ार करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, वो इतनी वायरल क्यों हुई? क्या सिर्फ उसके टैलेंट की वजह से, या फिर उसका चेहरा भी इस इक्वेशन का एक हिस्सा है? अगर वो इतनी खूबसूरत ना होती तो क्या फिर भी लोग उसे इतना ही पसंद करते? मे बी नॉट। ये सवाल सिर्फ उस लड़की तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के बड़े दायरे में भी इसका एक गहरा कनेक्शन है। आखिर चेहरा, चाहे वो सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। चेहरा हमारी पहली पहचान है, इसी से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। जब किसी अपराधी की तलाश होती है तो उसके चेहरे का वांटेड पोस्टर लगाया जाता है। जब हम किसी से आकर्षित होते हैं तो पहला आकर्षण चेहरे से ही शुरू होता है। कोई कितना भी अपने शरीर को लेकर लापरवाह क्यों ना हो, लेकिन कम से कम अपने चेहरे का तो ख्याल रखता ही है। लेकिन अगर हम इस चेहरे को जीव विज्ञान दृष्टिकोण से देखें तो इसका अस्तित्व क्या है? ये चेहरा आखिर है क्या? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हर जानवर के पास चेहरा होता है? पहली बात, चेहरा सिर्फ एक एस्थेटिक एंटिटी नहीं है, बल्कि इसका इवोल्यूशन एक ज़रूरी बायोलॉजिकल नेसेसिटी के रूप में हुआ है। चेहरा हमारे सर्वाइवल में बहुत मददगार रहा है। चेहरे के ज़रिए ही हम अपने जज्बात और इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं और असली कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक नॉन वर्बल होती है। शब्द तो झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन आंखें और चेहरा बयां कर देते हैं दिल की बात। लेकिन चेहरा सिर्फ इंसानों के पास ही नहीं है। अगर हम अपने आसपास के जानवरों को देखें तो लगभग हर एक के पास चेहरा है। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, सांप, मगरमच्छ, हाथी, घोड़ा, सबके पास चेहरा होता है। लेकिन क्या ये चेहरा इंसान के चेहरे जैसा है? मतलब कि क्या हर जानवर का चेहरा हमारे जैसा अलग होता है? वैसे तो हमें लगता है कि सारे कुत्ते एक जैसे लगते हैं, सारी बिल्लियाँ एक जैसी लगती हैं। लेकिन जो कुत्ता या बिल्ली पालता है वो अपने पेट को दूसरे जानवरों से पहचान सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पेट के चेहरे को करीब से देख चुका होता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से इंसानी चेहरों के बीच अंतर देखने में सक्षम होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सीखनी नहीं पड़ती, बचपन से ही ये हमारे अंदर होती है। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ चेहरा न भी हो, लेकिन उसका आकार या व्यवस्था चेहरे जैसी लगे तो हम आसानी से चकमा खा जाते हैं। जैसे मंगल ग्रह पर एक चट्टान और परछाई की बनावट कुछ इस तरह थी कि दूर से वो एक चेहरे जैसी दिखी और लोगों को लगा कि वहाँ कोई मौजूद है। इसी तरह अगर आप इस सॉकेट को देखें, ये सिर्फ 2 लाइंस और एक छेद है, लेकिन हमारा दिमाग इसे एक चेहरा समझने लगता है। ये एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जिसे परेडोलिया कहते हैं, क्योंकि अगर ये एबिलिटी हमें नेचुरली न मिले चेहरे पहचानने की, तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। हम हर वक्त लोगों को पहचानने की कोशिश में ही उलझे रहते और कुछ लोग वाकई इस संघर्ष से गुजरते हैं। कुछ लोगों में एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसे प्रोसोपेग्नोसिया यानी फेस ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ऐसे लोग चेहरे पहचान नहीं पाते, कभी कभी अपना भी नहीं। उन्हें दूसरों को अलग पहचानने के लिए आवाज़, चाल ढाल या कपड़ों जैसे क्लूज़ पर निर्भर रहना पड़ता है। और अजीब बात यह है कि अगर ऐसे लोग एक सॉकेट देखें तो उन्हें बस एक सॉकेट ही दिखेगा, उसमें कोई चेहरा नज़र नहीं आएगा। इसके विपरीत एक और कंडीशन होती है जिसमें कुछ लोग चेहरा पहचानने में इतने तेज़ होते हैं कि एक बार देखने के बाद हज़ारों चेहरों को याद रख सकते हैं। इसे सुपर रिकॉग्नाइजर कहा जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह हमें दूसरे जानवर एक जैसे लगते हैं, वैसे ही किसी और प्राणी के लिए इंसान के चेहरे भी मिलते जुलते दिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इंसानी चेहरों के बीच अंतर समझने के लिए इवॉल्व हुए हैं, हमारा दिमाग इसी तरीके से वायर्ड है, इसलिए हम चेहरों के छोटे छोटे फर्क भी आसानी से पहचान लेते हैं। अगर हम ध्यान से और करीब से देखें तो हर एक जानवर का चेहरा अपने तरीके से अलग होता है, चाहे वो एक कीड़ा हो या एक हाथी। मार्किंग्स, फर पैटर्न्स और फेशियल स्ट्रक्चर हर प्राणी में अलग होते हैं। बस कुछ स्पीशीज़ में अंतर ज़्यादा होता है और कुछ में कम, क्योंकि हर प्राणी पहचानने के लिए चेहरे पर निर्भर नहीं करता। बहुत से जानवर और पक्षी आवाज़, खुशबू और हरकतों के जरिए एक दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास चेहरा होता है? और इसका जवाब है नहीं। चेहरा एक पर्टिकुलर बॉडी प्लान वाले जानवरों में ही होता है। धरती पर मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं और हर एक का अपना यूनिक बॉडी डिज़ाइन है। लेकिन जनरली सारे स्पीसीज़ 3 तरह के बॉडी प्लान्स में आते हैं: एसिमेट्रिकल बॉडी टाइप, रेडियल सिमेट्री बॉडी टाइप और बायलैटरल सिमेट्री बॉडी टाइप।
एसिमेट्रिकल बॉडी टाइप वाले ऑर्गेनिजम्स जैसे स्पॉन्जेस का बॉडी शेप इरेगुलर और अनडिफाइंड होता है। इनमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ना कोई क्लियर फ्रंट, बैक, अप या डाउन। अगर आप इनके बॉडी को किसी भी तरफ से कट करने की कोशिश करें तो आप इसे इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते, क्योंकि ये हर तरफ से एसिमेट्रिकल होते हैं। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे प्रिमिटिव बॉडी प्लान वाले होते हैं। ये ओशियन में रहते हैं और किसी सरफेस से अटैच हो जाते हैं। इस वजह से ये दिखने में प्लांट्स जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये एनिमल्स होते हैं। सरफेस से अटैच्ड होने की वजह से लगता है कि इनका कोई टॉप और बॉटम है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं होता। अगर आप स्पंज के किसी हिस्से को कट करके उल्टा भी लगा दें तो वो उसी हिसाब से ग्रो हो जाएगा और अपने फंक्शन को वैसा ही एडजस्ट कर लेगा। इसका मतलब है कि स्पंजेस का टॉप और बॉटम जेनेटिकली या डेवलपमेंटली प्रोग्राम्ड नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के हिसाब से बदल सकता है। ह्यूमंस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बॉडी ओरिएंटेशन डिफाइन हो जाता है, क्या आगे होगा, क्या पीछे, क्या ऊपर और क्या नीचे। अगर किसी बच्चे को उल्टा लटकाया जाए तो उसका सिर पैर का काम नहीं करेगा, लेकिन स्पंजेस में ऐसा नहीं होता, इसलिए इनमें कोई फिक्स्ड ओरिएंटेशन या डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। इवोल्यूशनरी तौर पर जो दूसरा बेहतर बॉडी प्लान डेवलप हो पाया वो है रेडियल सिमेट्री। इसमें जेलीफिश, कॉरल और स्टारफिश जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में फ्रंट और बैक नहीं होता, लेकिन टॉप और बॉटम डिफाइंड होते हैं। इनमें डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती, ये ज़्यादातर या तो ड्रिफ्ट करते हैं या एक जगह फिक्स्ड होते हैं। ये अपने एनवायरनमेंट को चारों तरफ से इंटरेक्ट करते हैं और इनका नर्वस सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब इनके नर्व सेल्स एक जगह कंसंट्रेट होने के बजाय पूरी बॉडी में फैले होते हैं, जैसे नर्व नेट। क्योंकि इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिक होती है, इन्हें इक्वल हाफ्स में काटा जा सकता है अगर इन्हें डायमीटर के साथ टॉप बॉटम एक्सिस पर कट किया जाए। ऐसे बॉडी प्लान वाले ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। फिर इवॉल्व हुआ बायलैटरल सिमेट्री बॉडी टाइप, जो अब तक का सबसे सक्सेसफुल बॉडी प्लान रहा है। इंसान का भी यही बॉडी टाइप है। ये इतना सक्सेसफुल रहा है कि धरती पर आज 99% स्पीशीज़ इसी बॉडी प्लान से आती है। एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है, जब हम अलग अलग बॉडी टाइप्स की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि पहले स्पंज आया, फिर रेडियल सिमेट्री और फिर बायलैटरल सिमेट्री इवॉल्व हो गई। एवोल्यूशन ऐसे नहीं होती। एवोल्यूशन में पहले से कोई प्लान या डिज़ाइन नहीं होता, बल्कि जो वर्क करता है वही सर्वाइव करता है। इवोल्यूशन निर्माण नहीं करता है। इवोल्यूशन किसी सृजनकर्ता की तरह नहीं, बल्कि एक कारीगर की तरह काम करता है। यह जो भी उपलब्ध होता है उसे सुधारता है, जुगाड़ की तरह। It doesn't design organisms from scratch, but rather modifies existing structures over time through random mutations and natural selection. Evolution is nature's finest mechanic. इसीलिए बॉडी प्लान की कैटेगरीज रिजिड नहीं हैं और कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो इन कैटेगरीज को ओवरलैप या ब्लर कर देते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स एक बॉडी प्लान के होते हैं, लेकिन उनके फीचर्स किसी दूसरे बॉडी प्लान जैसे होते हैं। कोम जेलीज रेडियल सिमेट्री के साथ कुछ बायलैटरल ट्रेट्स रखते हैं, जैसे इलोंगेटेड बॉडी और डायरेक्शनल स्विमिंग। फ्लैटवर्म्स बायलैटरल सिमेट्री के बावजूद इनका नर्वस सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड और सिंपल होता है। बॉक्स जेलीफिश रेडियल सिमेट्री के साथ कॉम्प्लेक्स आइज और डायरेक्शनल स्विमिंग जैसे बायलैटरल ट्रेट्स दिखाते हैं। बहुत सी स्पीसीज़ ऐसी भी होंगी जिनका बॉडी टाइप और भी कुछ अलग रहा होगा, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाई। इसलिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन रैंडम होती है, लेकिन क्या सर्वाइव करेगा ये डिपेंड करता है कि वो म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म के लिए कितना एडवांटेजस है। अगर कोई बॉडी फीचर ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो उस जीव के जीवित रहने और प्रजनन के मौके बढ़ जाते हैं और वह फीचर आगे की पीढ़ियों में पास होता जाता है और उस बॉडी फीचर का चलन बढ़ जाता है। इसी तरह बॉडी टाइप में जो सबसे ज़्यादा चलन में है वो बायलैटरल सिमेट्री बॉडी टाइप का है, जो कि लगभग 600 मिलियन साल पुराना है और इसी बॉडी प्लान में चेहरा विकसित हुआ। इस बॉडी प्लान में सबसे पहले एक वॉर्म विकसित हुआ और लगभग सारे बायलैटरल बॉडी प्लान वाले जीव इसी पूर्वज वॉर्म के वंशज हैं। लास्ट कॉमन बायलैटरल एंसेस्टर LCBA। बायलैटरल बॉडी प्लान वाले शरीर में टॉप और बॉटम के साथ साथ फ्रंट और बैक भी डिफाइंड होता है। अगर इसे 2 समान भागों में बांटना हो तो फ्रंट और बैक की धुरी से काटना पड़ेगा, और क्योंकि फ्रंट और बैक डिफाइंड होता है, इस वजह से ऐसे जीवों की मूवमेंट हमेशा एक दिशा में होती है, फ्रंट साइड की तरफ। चाहे वह इंसान हो, सांप हो, हाथी हो या घोड़ा, सभी अपनी फ्रंट साइड से ही आगे मूव करता है। जब बायलैटरल सिमेट्री विकसित हुई तो ऐसे जीव जब अपने पर्यावरण में नेविगेट करते थे तो उनका फ्रंट साइड हमेशा सबसे पहले किसी भी चीज़ से संपर्क में आता, चाहे वह खाना हो या कोई ख़तरा, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्यूब का एंट्री पॉइंट भी फ्रंट में होता है। इस वजह से विकास की दृष्टि से यह ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा कि सारे सेंस ऑर्गन्स भी फ्रंट साइड पर ही इकट्ठे हो जाए। इससे जीव बेहतर तरीके से देख, सुन और अपने आसपास के माहौल को समझ सकता है, जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी है।
यही वजह है कि सेंट्रलाइज्ड सेंसरी सिस्टम विकसित हुआ, जिसमें शरीर के सामने वाले हिस्से पर सारे महत्वपूर्ण सेंसरी ऑर्गन्स इकट्ठे हो गए और इसी हिस्से को हम चेहरा बोलते हैं। बायोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फेस कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां सभी सेंसरी ऑर्गन्स माउथ के आसपास ग्रुप्ड हैं, जो सर्वाइवल के लिए एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज बना। फेस इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स नियर माउथ। इसीलिए अगर आप इस लड़की जितना खूबसूरत नहीं हो या जैक जिलेनहॉल जितने हैंडसम नहीं दिखते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपको लगता भी है कि आप बहुत खूबसूरत दिखते हो तो इस बात को इतना सीरियसली मत लो, क्योंकि आखिर में आपका चेहरा सिर्फ सेंस ऑर्गन्स का एक अरेंजमेंट है। और अगर आपको लगता है कि आप बदसूरत दिखते हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, आखिरकार ये सिर्फ सेंस ऑर्गन्स का एक कलेक्शन ही तो है।